एपिसोड 7 पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन एस मरवा मिर्ज़ा लेकर आ चुकी हूँ मैं धमाकेदार एपिसोड। तो आज की एपिसोड जो है आपका दिल दहलाने वाली है, लेकिन वो जो सदमा लेके बैठ जाते हैं ना रीडर्स, प्लीज़ उनको कहूँगी सब्र और तहम्मुल से काम लीजिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलती हूँ कि इसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। नाइल और पारस को 2 घंटे बीत चुके थे। अचानक ही किसी आहट पर पारस ने सिर उठाया। नाइल की हिम्मत थी कि पिछले 2 घंटों से वह उसने पारस के सर का बोझ खुशी खुशी बर्दाश्त कर रखा था। सामने एक 7 साल की बच्ची खड़ी थी जिसके हाथ में एक छोटा सा कागज था। जी मेरे बच्चे। पारस ने इस बच्ची की आंखों में तैरती मुस्कुराहट पर नरमी से पूछा, ये आपके लिए वहां कोई देकर गया अंकल, कि इन नीली आंखों वाले को दे दूं? वो बच्ची किसी मरीज की फैमिली के साथ आई थी। पारस ने उसके हाथ से कागज लिया और उसकी प्यार से गाल खींची, जिस पर वो वापस उछलती हुई दौड़ गई। नाइल सर दीवार से लगाए ही नींद में चला गया। पारस ने एहतियात के संग वो चिट ओपन की। मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम इन लोगों से दूर रहो, इनको बचाना मुझ पर फर्ज नहीं। नाइल और मोहनी तुम्हारा इम्तिहान बनते दिखाई दे रहे हैं। इट्स अर्जेंट पारस। वो जल्दी से इस चिट को मुट्ठी में दबोचते उठा। इसे जल्द अज जल्द टैब की आईडी बदलकर वापस निकलना था। पारस ने अपना बैग लिया और घर निकलने लगा, मगर फिर रुका। मोहिनी की बात याद आने पर वो बैग वापस रखे वापस वार्ड की तरफ बढ़ा। टाइम देखा तो 2 घंटे का वादा पूरा हो चुका था। मोहिनी का ट्रीटमेंट हो चुका था और वो ड्रिप की जिद जद में निढाल सी लेटी थी। पारस को वार्ड में एंटर होता देखे मुस्कुराई। वो चलता हुआ उसके पास आया और करीब ही बैठा। हाथ बढ़ाकर मोहिनी के माथे पर फिरा। अब मैं जा सकता हूँ मोहिनी? पारस के सवाल पर मोहिनी के चेहरे पर उदासी छा गई। कब आएंगे वापस? उसके लहजे में आस थी। 1 माह बाद। पारस ने कोई झूठी तसल्ली न दी। अल्लाह करे मरी मिलूं आपको इतने दिन बाद। वो भले जिद और पारस के दूर होने पर अहमियत बटोरने को बोली हो, पर कभी कभी कबूलियत के लम्हे भी हवा हुआ करते हैं। दरवाजे में आकर रुकती नर्स के लिबास में एक लड़की रुक गई, जिसकी आंखें पारस और मोहिनी पर थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की वहां से हट गई। पारस के पास मोहिनी के जुमले का ताबनाक असर जाहिर करने को लफ्ज ना बचे। नहीं मरी मिलोगी, अपना ख्याल रखना। वो मायूस सा उठा। मोहिनी ने फिर से अपने कमजोर हाथ से उसका हाथ पकड़ा था। जिस हिसाब से तुम मेरा हाथ पकड़ती हो, ये घिस जाएगा बहुत जल्द। वो पलट कर बिगड़ा तो मोहिनी की चमक लौटी। वो हंसी तो पारस भी मुस्कुराया। पारस आई लव यू। वो एकदम ही चहक गई। उसके प्यार का ये इजहार थोड़ा पारस के लिए अजीब था। मी टू। नाइल को तंग मत करना, पारस ने संजीदगी से समझाया और अपना हाथ छुड़वाते देखते ही देखते वार्ड से निकल गया। नाइल को सोया देखे एक नर्म मुस्कुराती नजर डाले, बैग उठाया और रवानगी पकड़ी। लेकिन 2 आंखों ने तादेर पारस का पीछा किया। मोहिनी ने आंखें मूंदी ही कि सर पर आ रुकती नर्स के पुकारने पर वो जागी। ये कौन है मोहिनी? नर्स के मुंह पर मास्क था। मोहिनी की नजरें अब तक वार्ड डोर पर थीं। मेरे पारस। मोहिनी की बात सुने नर्स की आंखें सुलगी। हाँ, काफी एज डिफरेंस नहीं मेरी जान, तुम तो एक कली हो अभी। नर्स इंजेक्शन बनाती साथ साथ मोहिनी को पिचकार रही थी। सिर्फ 14 साल का ही तो डिफरेंस। मुझे पारस के बिना पूरी दुनिया बुरी लगती है, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ मेरे हैं। मोहिनी ने सरूर से कहते आंखें मौन ली। जबकि वो नर्स इंजेक्शन लगाकर पलटी तो इन जानी पहचानी आंखों में एक जहन्नम सुलग चुका था। पारस सीधा नाइल के घर की तरफ आया। पारस के पास नाइल के घर की हमेशा डुप्लीकेट चाबी मौजूद रहती थी, उसके मोबाइल कवर के पीछे जो एक बारीक सा कार्ड थी। पारस ने पहले तो घर में दाखिल होते दरवाज़ा बंद किए, वॉशरूम का रुख किए, अपने हाथ धोए और इन्हें ड्राई करे वो सीधा मोहिनी के कमरे में गया। कमरा नीली और गुलाबी रोशनी में डूबा था। पारस को मोहिनी की साइड टेबल पर रखा टैब नजर आया, जिसे उठाकर वो वहीं मैट्रेस पर बैठा। इसे ओपन किया। मोहिनी ने कोई लॉक नहीं लगाया था। इस पर पारस को कुछ तसल्ली मिली, मगर तब पारस का दिमाग घूमा जब कहीं भी किसी वेबसाइट के लॉगिन होने का निशान ना मिला। इवन तमाम हिस्ट्री भी गायब थी। लेकिन वो इटली का पैरासाइट होने के साथ एक माहिर हैकर था, जिसे डिलीट हिस्ट्री वापस लाने की हर ट्रिक मालूम थी। मुझे पता है ये बेयकीनी की हद है, लेकिन मुझे ये करना होगा। मुझे माफ़ करना मोहिनी। पारस ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो फ्री में करप्ट था, मगर इससे पारस से एक दो वेब की हिस्ट्री बआसानी निकाल सकता था। इसी बीच हॉस्पिटल के चारों तरफ कोरिया के लोगों ने एक बार फिर मुखबरी पर घेरा तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पक्की खबर मिली थी कि पारस यहीं देखा गया है। वो लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही कुछ लोग नाइल के घर के आसपास भी जमा हुए थे। पारस की नज़रें लैपटॉप स्क्रीन पर थीं और फिर स्क्रीन पर डिलीट हिस्ट्री रिकवर होती नजर आने लगी।
तीन अदद वेबसाइट इस वक्त पारस के सामने थी। पारस ने जब पहली वाली को जीमेल से लॉगिन किया तो उसकी आंखों की पुतलियां ठहर गई। वो हाईली और इंटेंस वेबसाइट्स थी और वहां की छोटी से छोटी क्लिप तक जिसमें ग्राफिक सेक्सुअल कंटेंट की भरमार थी। पारस ने सर नफी में हिलाया। नहीं मोहिनी, ये नहीं कर सकती। जरूर किसी ने मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ की है। वो ऐसा सब नहीं देख सकती। वो अच्छी बुरी चीज का फर्क जानती है। वो मुझे और नाइल को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। पारस को 1% भी यकीन ना था, क्योंकि इन दोनों ने जिस तरह मोहिनी की परवरिश की, वो एक मासूम बच्ची होनी चाहिए थी। पारस ने वो आईडी ना सिर्फ हटाई बल्कि एक नई आईडी टैब के जीमेल पर लगाई। और अब भी अगर वैसा होता तो पारस के लिए सच में कयामत था। पारस ने टैब बंद करके वापस रखा तो उसके सोचने समझने की सलाहियत कुछ लम्हे मफलूश थी। न जाने क्या सोचकर पारस ने मोहिनी के कमरे की तलाशी शुरू की। उसकी बुक्स, उसकी कबर्ड गंगाली, और तभी पारस को उसकी कबर्ड में सबसे नीचे तह कपड़ों के नीचे छुपाकर रखी कुछ डार्क रोमांस नावल बुक्स मिली। वो उनके ऑथर्स को पहचान चुका था। बदनाम लिखारियों की गंदी किताबें थी। मोहिनी, ये तुम क्या करती फिर रही हो? पारस के चेहरे पर लहू छलका, और तभी पारस किसी आहट पर अपनी गन निकालता चौंका। बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी थी। मोहिनी और नाइल हॉस्पिटल से सीधे घर ही आ रहे थे, क्योंकि मोहिनी डिस्चार्ज हो चुकी थी, मगर मौत का शिकंजा हर सिमत से तंग था। आ जाओ मेरा बच्चा। नाइल ने दरवाजा ओपन किया और मोहिनी उसके साथ लगी थी। और जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, उड़ती गोली ने नाइल की पुष्ट चीर दी। मोहिनी धक्का लगने पर बुरी तरह गिर पड़ी, जबकि पारस ने मोहिनी को उठाकर अपने दाएं तरफ धकेला और दरवाजा बंद किया। नाइल को जमीन पर फड़फड़ाता देखे पारस और मोहिनी उसकी तरफ लपके। मोहिनी की सिसकियां बुलंद हुई, जबकि पारस को लगा किसी ने उसे सालम कब्र में गाड़ दिया है। मोहिनी, अमानत है तुम्हारे पास मेरी पारस। नाइल वहीं दम तोड़ गया, जबकि मोहिनी की चीखें पारस को और अजियत देने लगी। पारस ने अपनी सुर्ख आंखों में नमी लिए नाइल की ठहर जाती आंखें देखी और हाथ बढ़ाकर उसकी खुली आंखें बंद की। बाहर भयानक अंदाज में शुरू होती फायरिंग पर पारस ने जल्दी से उठकर रोती सिसकती मोहिनी को नाइल पर से उठाया। मोहिनी, हमें निकलना होगा बच्चे, वो नहीं रहा। पारस ने इसे होश दिलाते चिल्ला कर कहा, पर वो इस सब से बहुत डर गई थी। बाबा, पारस मेरे बाबा। वो हिचकियों के बल रोती पारस को भी आजरदा करके, रोना बंद करो, आओ मेरे साथ। वो इसे लेता घर की तरफ बढ़ा, जहाँ किचन की जानिब एक जमीनी तहखाने की तरफ से बाहर का रास्ता था। फारस सुल्तान के लोगों ने बाहर मौजूद लोगों से मुकाबला किया, और इस बीच पारस मोहिनी को लेकर निकला। सुनसान सड़क शुरू होते ही नीली रोशनी वाली गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुकी। पारस ने रो रो कर हलकान होती मोहिनी को बैक सीट बिठाया तो उसका हाथ जकड़ गई। मुझे मत छोड़ें पारस, वो कांपती आवाज में सिसकी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मोहिनी। ये मेरा ही आदमी है, तुम्हें सेफ जगह पहुंचा देगा। मैं नाइल की आखिरी रसूमात करके उसे मारने वाले को गाड़ कर आता हूँ। डोंट क्राई, नाइल का बदला लेकर आऊंगा मेरे बच्चे। बी स्ट्रांग। उसके समझाने पर सर हिला गई, जिस पर पारस ने कार डोर बंद किए गाड़ी के निकलते ही वापस कदम बढ़ाए ही कि कोरिया को अपने दो वहशी फंकारते लोगों के साथ देखते पारस रुका। मोहिनी की गाड़ी जा चुकी थी। तो फाइनली तुम हाथ आ गए पारस। जैकमार को समझाया भी था कि सेरा तुम्हें ना दे, पर इसने नहीं मानी। अब तुम मेरे रकीब हो तो रकीबों को सजा तो देनी पड़ती है। कोरिया ने गन उठाकर पारस पर तानी। साथ खड़े दो लोग भी वैश्यों की तरह पारस पर गन उठा चुके थे। जबकि पारस ने मुस्कुराकर अपनी गन कुछ दूर फेंकी तो तीनों के चेहरों पर सफेदी रंधी। नाइल को गोली तुमने मारी? पारस लम्हा बलम्हा कोरिया की तरफ बढ़ा। कोरिया इसे बेखौफी से करीब आता देखे हिरासा हुआ, जबकि उसके दोनों आदमियों के गन वाले हाथ कांपने लगे। हाँ, मैंने मारी। कोरिया हल्के बल चिल्लाया, जबकि पारस ने अजीत से मुस्कुराकर कोरिया की तरफ देखा और जोर से उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ी कि कई हड्डियों के एक साथ टूटने की आवाज इर्द गिर्द के दर्जनों दरख्तों पर बैठे परिंदों को डरकर फड़फड़ाने पर मजबूर कर गई। कोरिया डीली टूटी गर्दन समेत बेजान होता सूखे पत्तों और कच्ची जमीन पर गिरा, जिसकी दहशत में गुम दो लोगों की गन उन्हीं के हाथों में मरोड़ कर चिल्लाते पारस ने ना सिर्फ इन दो की कलाइयों की हड्डियां तोड़ दी, बल्कि दोनों के सीनों में गोलियों से छेद अलग हुए। पारस ने अपनी टांग उठाकर दोनों को एक साथ जमीन पर पटका, जबकि अपना भारी बूट उठाकर इस कुवत से कोरिया के मुंह पर रखा और इस पर खड़ा होकर मस्ख करके रख दिया। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कोरिया, मैं इंतकाम 10 मिनट के अंदर लेने पर ही इटली का पैरासाइट बना हूँ। गलीज आदमी।
पारस ने एक राहत भरी नजर कोरिया के लहूलुहान चेहरे पर डाली और अपनी फेंकी गन उठाकर वापस घर की तरफ ही लपका। जब सामने से एक मास्क मैन आकर पारस को रोक गया। हम संभाल लेंगे सब। आप पर जो जेब देता था वो आपने कर दिया पारस, खुदा की अमान में रह जाएं। पारस एक बार नाइल को देखना चाहता था। नाइल। पारस से बस इतना ही बोला जा सका। हम इसे सुपुर्दे हाक कर देंगे पारस। खुदा आपको सब्र दे। दोस्त की कुर्बानी किसी जीरो के लिए काबिले बर्दाश्त नहीं, पर आपको अपने से जुड़े लोगों के लिए मोहतात रहना होगा। आपके साय तक को ये लोग नहीं बख्शेंगे तो आपके अपनों को कैसे छोड़ दें? दिल बड़ा कीजिए। वहां से फिर हुक्म आया। पारस का दिल बेहद दुखा। फारस सुल्तान के बारे में कुछ बताएं, वो जिंदा है ना? पारस की तड़प के आगे वो मास्क वाला आदमी 2 कदम पारस की तरफ बढ़ा। वो जिंदा रहें या मर जाएं, आपके मुहाफिज हमेशा रहेंगे पारस। उनकी तरफ से आपके लिए हमेशा की तरह बेहद प्यार। वो आदमी हुक्म के मुताबिक तफसील देते ही वहां से चला गया, जबकि पारस ने भी हुक्म की तामील की और सीने पर हाथ रखकर सर हिलाता सड़क की तरफ जाता वहां घने जंगल में गुम गया। और कोरिया समेत उसके तमाम लोग फारिस सुल्तान के लोगों के हाथों लुक़्मे अजल बन गए। नाइल की इन लोगों ने अपने आबाई कब्रस्तान में 1 घंटे तक तमाम एजाज के साथ तदफीन कर दी। वो पिछले कई घंटों से मैट्रेस पर लेटी तकिए में मुंह दिए सिसक रही थी। उसकी आंखें सूज गई थीं, पर अजियत थी कि खत्म होने पर ना आई। हाशिम मुकदाम, शायद किस्मत ने मुझे यहाँ तुम्हारा हिसाब लेने ही भेजा है। मेरे बाबा तो वफादार साथी और तुम्हारे दोस्त थे, पर अपनी औलाद के साथ जो तुमने किया माफी लायक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था, वो मेरे पारस थे। और मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा था वहशी आदमी, कि तुमने उनको जीते जी जहन्नम में झोंक दिया। हाँ, ये ऐशो इशरत चाहिए था तुम्हें। तुमने अपनी खताओं पर मेरे 2 कीमती असासों की कुर्बानी चढ़ा दी। हाशिम जाबिर मुक़द्दाम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो वहशी बनी उठी। हिजाब तक उतार दिया था, बाल बिखर गए थे, आंखों का काजल पूरी आंखें लपेट गया। वो उठी और पहले अपने बाल समेटे, फिर स्कार्फ उठाकर अपने सर पर लेते उसकी दोनों साइड दाएं बाएं की। अपने कपड़ों की सलवटें ठीक करे हिल्स पैरों पर चढ़ाती वो कमरे से निकली तो सामने से गुजरते मुलाजिम को रोका। हाशिम मुकदाम का कमरा कौन सा है? रोशानी के सवाल पर मुलाजिम ने गर्दन घुमाई और सीढ़ियों से नीचे की जानिब बड़े से सिटिंग हॉल की बाएं जानिब इशारा किया। वो इस वक्त सो रहे होंगे मैम। मुलाजिम के बताने पर वो सर हिलाती उसके जाते ही तेजी से सीढ़ियां उतरी और इर्द गिर्द देखती मतलूबा कमरे में पहुंची। दरवाज़ा बंद था। रोशानी ने हाथ के दबाव से इसे खोला तो खिड़की के पास खड़े, कांधों पर रिवायती शाल लिए, हाशिम जाबिर मुकदाम अपने रूम के ओपन एरिया के पास खड़े लॉन की जानिब मतवज्जो थे, जहां परीसा, आहिल, सुहाना बैठे इवनिंग टी एंजॉय कर रहे थे। जबकि हातिब पूल में स्विमिंग करते साथ साथ आहिल को तंजिया उकसा रहा था कि अंदर आए, क्योंकि आहिल को पानी से डर लगता था, जबकि सुहाना और परी हातिब को डांट रही थी। कब रोशाना इस आदमी के अकब में आ रुकी, हाशिम मुकदाम को खबर ही ना हुई। वो तो रोशाने की बहुत ही धीमे परफ्यूम की महक पर चौंके और जैसे ही पलटे सुरहंगारा आंखें लेकर उन्हें घूरती इस बच्ची को देखे घबरा गए। कौन हो तुम मेरे बच्चे? हाशिम मुकदाम की आंखों से खौफ छलका। पहचाने मुझे? बहुत माहिर आदमी रह चुके हैं इटली के शैडो। वो लोगों को सूंघ कर पहचान लेता था। रुशाने की आंखों की नफरत पर हाशिम मुग्धान लम्हे में वो काली आंखें पहचान गए। रुशाने फारस। वो अपना नाम सुने हंस पड़ी, ऐसे कि उसकी बमुश्किल सूखती आंखें फिर धुंधला गई। अपना नाम पहली बार बहुत गंदा लगा आपने जो लिया। कैसे कर सकते हैं आप अपने दोस्त और बेटे को इन वहशियों के हवाले, ये जानते बूझते कि वो लोग इन दोनों को लम्हा लम्हा मौत देंगे। आपने चुपचाप अपनी जिंदगी के 2 ऐसे सरमाए कुर्बान कर दिए जो आपके मुकद्दर के वाहिद सितारे थे। हाँ, आपने एक बार भी उनकी अजियत का नहीं सोचा। आप जानते हैं इन दो के साथ पिछले 17 सालों में क्या क्या हुआ? नहीं, क्योंकि आपको तो ये ऐशो इशरत चाहिए था, आपको ये आसानियां चाहिए थी। वो रो रही थी एक जज्बात के पुजारी को अपने सामने देखकर। हाशिम मुकदाम की आंखों में इस बच्ची की तड़प पर सुरहाई गुल आई। अगर मैं अलाइम को कुर्बान ना करता तो वैसे भी सबको मार दिया जाता। देखो मैंने 2 की कुर्बानी देकर कितने लोगों को बचाया। वो सब तुम रोशाने। वो उनके जवाब पर पस्त नफी करती रही। आपको वो चारों जिंदा नजर आ रहे हैं? मुझे इन चारों में से कोई जिंदा नहीं लग रहा। और मुझे कैसे बचाया? मेरे पास मेरे वाहिद बाबा और पारस थे। मेरे पास जिंदगी की कोई आसानी नहीं थी और आपने मुझसे दोनों छीन लिए। मैं 17 साल पहले मर गई थी जब बाबा ने कहा वो न जाने कब वापस आएंगे। रुशाने अपना ख्याल रखना। फिर 1 साल पहले वो मुझे वापस मिले।
मैं तरस-तरस कर थक गई। वो बस 1 साल मिले मुझे इन 17 सालों में, सब सिखाकर आपके या आपके ही बेटे की हैवानियत का शिकार हो गए। आपने गिराया था या फिर आपके इस खबीस खातिब ने उनको समंदर में बोले, ये सिला देते हैं आप लोग एहसानों का, बोले हाशिम मुक़द्दम। वो अभी इस बच्ची के किसी सवाल का जवाब नहीं जानते थे। वो हारी जवारी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का जुआ खेला था। अगर हातिब ने ऐसा किया है, मैं खुद सज़ा दूँगा। मैं फ़ारिस को पहले ही कुर्बान करने पर गिल्ट में हूँ। मैं उससे उसकी ज़िंदगी क्यों छीनूँगा जब मुझे पता है वो मेरे बच्चे की अब तक हिफ़ाज़त कर रहा है। वो यकदम ही उनकी बात पर रोना तड़पना भूल गई। मतलब आप जानते हैं पारस कहाँ है? बाबा 2 माह से ज़ख्मी हैं, एक तरह से कोमा में। मुझे लगा पारस को हमने खो दिया। मुझे बताएँ प्लीज़, वो अब भी दुनिया में मौजूद हैं क्या? वो ये सब नहीं जानती थी क्योंकि फ़ारिस ने इसे ये सब नहीं बताया था, और अगर फ़ारिस ने ये अपनी बेटी से छुपाया था तो ज़रूर इसमें मसलहत थी। रोशाने, पारस पिछले 15 सालों से इटली की मलकियत है। इब्तदाई 2 साल तक इसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके शैडो बनने लायक बनाया गया। क्योंकि मेरा बच्चा बहुत मासूम था और 2 साल इस पर होते तशद्दुद की हर फुटेज डिसोज़ा ने मुझे भेजी। मेरी सज़ा की सूरत जिसे देखकर मेरी आँखों से लहू टपकता था, तो मेरी अज़ियत तक नहीं पहुँच सकती। इस तमाम टॉर्चर में 2 साल तक फ़ारिस ने मेरे बच्चे को इन 2 मोहलिक सालों के बीच अपने परों में हिफ़ाज़त दी थी। तुम्हें अपनी सगी औलाद को बोर्डिंग और फिर हॉस्टल के हवाले करे, हमेशा ही हिफाजत निभाई। मैं कई बार मरकर भी फारस का एहसान नहीं उतार सकता, जबकि तुम्हारा पारस और हमारा अलाइम अब चाहकर भी हमें वापस नहीं मिल सकता। तुम वादा करो ये बात इस घर के किसी फर्द को पता ना चले। वो बेजान होती हाशिम मुकदाम के चेहरे को तकने लगी। आपने क्या किया बदले में मेरे बाबा के लिए? वो ऐसा सवाल करे कि हाशिम जानते थे मैंने तुम्हें हिफाजत दी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज तक क्यों जिंदा हो? फारस यानी पारस के मुहाफिज की बेटी होने के नाते डिसोजा पहला वार तुम पर करना चाहता था, ताकि फारस को इस हिफाजत में नाकाम कर सके, उसकी कमर तोड़कर। लेकिन हमने अपने अपने बच्चों को एक दूसरे की हिफाजत में दिया था कि फारस मेरे अलाइम की ढाल बने और बदले में मैं तुम्हारी। वो फिर से रो पड़ी। ये सच में अजियतनाक था। वो सारी जिंदगी ऐसे इंसान की हिफाजत में रही। तुम्हें एक राज और बता देता हूँ। इस सारे खेल को शुरू करने वाले डिसोजा को जिंदा जमीन में गाड़ कर मारने वाले भी मैं और फारस थे। वो अब भी नफरत से उनको देख रही थी। मुझे पारस पर होते तशद्दुद की वीडियोस देखनी है। उसकी मांग पर आजर्दा हुए। नहीं रोशाने, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उनके मना करने पर लपक कर उनका गिरेबान दबोच गई। जब आपने बाप होते कर लिया और मरे नहीं ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ यही शर्त है आपको माफ करने की। और मुझे पारस का नाम बताएं, वो किस नाम से इटली में मौजूद है? वो किसी जिनजादी सा दाढ़ी। मैं वक्त आने पर तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। उसका नाम जानना भी तुम्हारे लिए सेव नहीं है। मुझे पता है वो तुम्हारा वाहिद दोस्त था। रोशाने ने चीख कर उनकी बात काटी। वो दोस्त नहीं थे, सिर्फ वो मेरी दूसरी माँ थे। सुना आपने हाशिम मुग्धा? जब 9 साल की उम्र में बोर्डिंग में मेरा पहला दिन था, तब मुझे मम्मी को खोए बस 1 हफ्ता हुआ था, और बाबा को मेरे रोने ने परेशान कर दिया क्योंकि उनका सियासी काम मुझे संभालने में डिस्टर्ब हो रहा था। हमारा ईयर ओपनिंग फंक्शन था जिसमें जलपरी बनी और वो पारस। जानते हो उसके बाद मैं अचानक बहुत रोई। मेरी मम्मी मेरे स्टेज ड्रामों पर सबसे जोर वाली तालियां बजाती थी, पर इस दिन मेरे लिए वो तालियां मिसिंग थी। वो मेरे पास आए और कहा कि किसने हिम्मत की मुझे रुलाने की। हाँ, मैंने सूसू करके नाक रगड़ते बताया कि मम्मी की तालियों की कमी ने। वो दिन था और अगले फंक्शन पर सबसे जोर वाली तालियां पारस ने बजाई, और ऐसा 2 सालों के बीच मेरी हर परफॉर्मेंस पर, मेरे हर सेमिनार तक चला। मैंने पहले दिन से कहा कि अब जोकर लग रहे थे इतने जोर से तालियां बजाते। तब उन्होंने जानते हैं क्या कहा? चल परी, मैं मम्मी नहीं लगा क्या? मैं जोर से इनसे हक करे लिपट गई। वो ऐसी मिठास थे मेरी ज़िंदगी की जिससे मैं मरी माँ और मसरूफ़ बाबा की अपनी ज़िंदगी में हर कमी भूल गई। और जानते हैं इन 17 सालों में उनकी जगह क्या है? वो मेरे दिल के हाकिम बन चुके हैं। और आपका वो हातिम मनहूस, इसको तो मैं ऐसे सबक सिखाऊंगी कि आपकी भी चीखें निकलेंगी। वो लड़की आज हाशिम मुक़द्दम को हिचकियों वाला रुला गई, और वो भी जैसे कई सालों से हल्क में दबे फंदा बने इन्हीं आंसुओं को बहाने की जतन कर रहे थे। वो गुस्से से चली गई और हाशिम मुक़द्दम वहीं कराहते तड़पते कुर्सी का सहारा लेकर बैठे। वो रूम में आई तो दिल का गुबार कदरे थम गया था। उसका मकसद अब जल्द अज जल्द बाबा से मिलना था।
आप मुझे भले ना मिले, बस इस दुनिया में कहीं न कहीं मौजूद रहें पारस। आपके इन 2 सालों की अज़ियत की सज़ा मैं आपके हर मुजरिम को दूँगी, ये मेरा वादा है आपसे। इसके लिए मुझे डिसोज़ा की कब्र को उखाड़ना पड़ा, वो भी कर गुज़रूँगी। अब समझ आई बाबा ने मुझे वो सब क्यों सिखाया, क्योंकि उनके बाद आपकी मुहाफ़िज़ मैं बनूँगी, रुख़साने फ़ारस। वो आईने के सामने रुकी और अपने तमाम आंसू पोंछ लिए। वो 24 घंटों से पहले यहाँ से भागने का इरादा कर चुकी थी और रोशाने फारिस के जंगली फूल बनने का सफर इसी फरार से शुरू होना था। वो मोहनी की खबरगिरी को पहुंचा तो पता चला वो जहनी दबाव से निढाल हो गई। 12 घंटे मजीद बीत गए। पारस की जान उसकी आंखों में सिमटी थी। वो 12 घंटों से मोहनी के कमरे में बैठा खुद से लड़ रहा था। उसके सराहने आकर बैठा जो बिल्कुल फूल की तरह मुरझा गई थी। वो उसकी खातिर मर जाने वाले की अमानत थी। वो तकलीफ में था। न जाने कब वो पारस के माथे पर हाथ रखने के सबब जागी कि वो ख्यालों में गुम जान न सका। उठ गया मेरा बच्चा। पारस ने उसे सहारा देकर बिठाना चाहा, पर वो जो पहले ही दुखी थी पारस के यूं पुकारने पर सिसक उठी। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ पारस, वो रोती बोली। मेरे लिए तो हो, भले कद में मेरे जितनी हो। वो इसे नरमी से मुस्कुराहट देने की कोशिश में अजियत से निकालते बोला, पर उम्मीद न थी वो उसके सीने में सिमट कर रो पड़ेगी। एक लम्हा पारस भी परेशान हुआ। समझ ना आया मोहनी की जिंदगी में होते नायल नामी हिसारे की तलाफी कैसे करे। नहीं प्लीज मुझे ऐसा मत कहा करें पारस, मेरे बायोलॉजिकल बाबा नायल थे। वो 16 साल की बच्ची ये सब कहते पारस को दहला गई। इन वेबसाइट्स और किताबों का ख्याल दोबारा दिमाग में कोड़े सा बजा। वेट, आज बता ही दो क्यों चिढ़ती हो मोहनी। जैसी तुम नाइल के लिए थी वैसी मेरे लिए हो। वो इस बार हफ्की से बोला, जबकि मोहनी ने रोते हुए सर उठाया। नो, मुझे वो वाला रिलेशन नहीं बनाना आपसे, मुझे कुछ और। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती पारस ने इसे टोका। आई थिंक दवाओं का गहरा असर हो गया है तुम पर, तभी ये बकवास कर रही हो। पारस ने इसे मेडिसिन देने की नीयत में मुंह फेरा, पर वो उसकी बाजू जखड़े से वापस मोड़ गई। पारस, उस इसकी काल मी पारस अंकल मोहनी। वो घर आया। मोहनी ने डर कर उसकी बाजू छोड़ी। नो। वो उसकी जिद्दी अंदाज पर तप गया और नरमी से वापस रुख मोड़ कर बैठा, क्योंकि वो बुरी तरह रो पड़ी थी। मोहनी, मुझे पहले तुम्हारा ये रवैया इतना खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तुम गंदी हरकतें कर रही हो। बताओ मुझे क्या मसला है। पारस के पूछने पर वो कुछ ना बोली, रोती रही। इनफ इज इनफ। रोना बंद करके बताओ कि ये मातम अगर बाप की मौत का नहीं तो किसका है। उठकर चीखा। मोहनी की सांसें बिखरने लगी। वो लड़खड़ा कर बेड से उठे पारस के पास जा रुकी। उसके कांधों तक आसानी आ जाती थी। आई नीड यू पारस। वो डुबडुबाई आंखों से जो बोली, इसने पारस के दिमाग की चौलें हिला दी। तुम चाहती हो मैं हाथ उठाऊं तुम पर मोहनी? इन हाथों में उठाकर खिलाया है तुम्हें। ये कैसी नजरों से देख रही हो तुम मुझे? पारस का पूरा जिस्म इस बच्ची की आंखों में फैली तलब व तकलीफ पर कांपा, जिस पर वो सिसकती रोती अपना सर हाथों में गिराए मैट्रेस पर वापस जा बैठी। फूट फूट कर रो पड़ी। पारस ने गहरे सांस खींचे, खुद को संभाला और वापस मोहनी के कदमों में जा बैठा। वो तब भी हिचकियां भरे रोती रही। मेरा बच्चा, क्या हुआ है? पारस ने बहुत कर्ब से सवाल किया, जिस पर मोहनी का पूरा वजूद कपकपा गया। पारस में बर्बाद हो गई। हेल्थ इश्यूज के सबब होते डिप्रेशन के हाथों में एडिक्ट बन गई। गंदी चीजें देखने और पढ़ने लगी हूँ। मेरा दिल चाहता है वो सब करने को पारस, वो भी आपके साथ। मैं खत्म हो गई। मुझ पर अब अपना इख्तियार नहीं रहा। प्लीज मदद करें मेरी। आई वॉन्ट टू डाई पारस, आई हेट माई सेल्फ। वो शर्मिंदगी के सबब कामती सिसकती हाथों में चेहरा छुपाए रो पड़ी। तो पारस ने सुरहंगारा आंखों से इसे देखा और उठ खड़ा हुआ। जिस्म की हर रग में अजियत दौड़ी। कितनी देर तक वो पलट कर खड़ा मोहनी के कमरे में गूंजती सिसकियां सुनता रहा। प्लीज मैरी मी पारस। उसकी कर्ब से हटी सरगोशी पर अजियत से सांस खींच गया। अपना आप एक दुखता आबला महसूस हुआ। क्या बकवास की है तुमने। वो ऐसी बेयकीन मांग पर हर्षोन्नत से घर आया, पर वो डर, शर्म और दर्द तीनों की हदों से गुजर चुकी थी। मैं कुछ भी कर गुजरूंगी, मैं गंदी मौत नहीं मरना चाहती पारस। मोहनी की सिसकियां, उसकी तड़पती आहें पारस पर पत्थर बरसा रही थी। अपने लिए जान देने वाले यार की अमानत को उसे ऐसे संभालना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। पारस की आंखों से लहू टपक रहा था। वो खड़े खड़े जमीन में दुस गया था। जस्ट शट अप। तुम कब से मेरे बारे में ऐसा सोचने लगी मोहनी? बोलो, कब मैंने तुम्हें नाइल जैसी मोहब्बत से हटकर किसी नज़र से देखा? तुम कब इतनी गिर गई? कब तुम्हें हम दो के प्यार के बावजूद डिप्रेशन ने घेरा? बोलो, तुम इतनी सी होकर इतना सब सोच और करने की जुर्रत भी कैसे कर सकती हो? पारस ईसा मुगलानी की आवाज़ इस वक्त ऐसी वहशतनाक थी कि मोहनी से एक लफ्ज़ कहना भी मुश्किल हुआ। वो पारस की नज़रों के आगे जल रही थी।
मैं मरकर भी नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरे इख्तियार से बाहर जा चुका है। आप ऐसा करें, मेरा गला घोंट दें और बना दें बाबा की तरह मेरी कब्र भी। मैं ये शर्मिंदगी की और बीख में मिली सांसों की ज़िंदगी नहीं जी सकती। वो उठी और पारस के दोनों हाथ अपनी गर्दन की तरफ लपेट कर चिल्लाई। पारस को अपनी आंखों पर यकीन करना अजाब लग रहा था। तुमने मेरी खुद के लिए मोहब्बत का मजाक उड़ाया है मोहिनी, तौहीन की है मेरी शफकत की। लेकिन तुम नाइल की अमानत हो मेरे पास, मैं मजबूर हूँ। पारस ने उसके हाथों से अपने हाथ बेदर्दी से छुड़वाए। मतलब आप मैरिज करेंगे मुझसे? इस 16 साल की मोहिनी की आंखों की शिद्दत पर पारस खौफ खा गया। इटली के होनहार पैरासाइट की 15 साल बाद फिर से सांस घुट गई। जारी है। कैसी लगी भाई केस? सबसे पहले तो मोहिनी और पारस की ये शादी को सीरियस ना लें। मोहिनी एक साइड करेक्टर है और उसका बस थोड़ा सा किरदार बाकी है। पारस सिर्फ वाइल्ड फ्लावर का है और खुदा के लिए कहानी को एंजॉय करें। मैंने बताया था ये कहानी आम नहीं है, सो इसमें आम शादी, रोमांस और बेडरूम सीन्स वाले चस्के नहीं है। अभी ये 3 लोगों की ज़िंदगी से जंग की कहानी है, ये कुछ सबक देने आई है। ये कहानी वक़ार और हिफाज़त की है। सब्र करें, मिलेगा मिर्च मसाला, लेकिन वक्त पर। अभी कहानी के उतार चढ़ाव एंजॉय करें मेरे प्यारो, और जज्बाती ना हुआ करो। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम एपिसोड 8 में, जो एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और आपको ऐसे, आपके दिल की धड़कन ऐसे थमा देगी। तो मिलते हैं फिर। अच्छा सा रिव्यू ज़रूर दें सब, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।